Hello, learners. This is Meenu, and I welcome you all to Learn Economics. Today, we will discuss Chapter 1 of Class 11th NCERT, that is Introduction to Microeconomics. But before we start, I want you all to know why I decided to start from Class 11th NCERT. मैंने क्यों ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन या फिर NTA नेट के किसी टॉपिक से स्टार्ट नहीं किया बिकॉज माई मेन मोटिव वॉज टू मेक स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड इकोनॉमिक्स एंड नॉट टू जस्ट रीड इकोनॉमिक्स. And we all know that any subject can be understood properly only when we started from the very basic. And I believe, and this is my personal experience too, कि basics clear करने के लिए NCERT का कोई substitute नहीं है. So without any delay, let's get started. So this is the overview of this chapter. Firstly, we will cover introduction, then what is the meaning of an economy, देन द सेंट्रल प्रॉब्लम्स दैट एन इकनॉमी फेसेस और इन प्रॉब्लम्स को ध्यान में रखते हुए कैसे एक इकनॉमी में डिसीजंस लिए जाते हैं. देन व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ इकनॉमी, देन व्हाट इज़ एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, एंड फाइनली व्हाट इज़ द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर. सो स्टूडेंट्स, हम माइक्रो इकनॉमिक्स पढ़ने जा रहे हैं. इन माइक्रो इकनॉमिक्स में हम माइक्रो को बाद में समझेंगे. फर्स्ट वी अंडरस्टैंड इकनॉमिक्स, और इकनॉमिक्स को भी समझने से पहले हम समझेंगे एक और इम्पोर्टेंट टर्म को, एंड दैट टर्म इज़ इकनॉमी. इस टर्म का हम बहुत बार यूज़ करते हैं. लाइक मैनी टाइम्स वी से कि इंडियन इकनॉमी ऐसा परफॉर्म कर रही है, यूएस इकनॉमी में ऐसा हो रहा है, या फिर आर इकनॉमी इज़ ग्रोइंग एट दिस मच रेट, और दिस वॉज द सेविंग रेट ऑफ आर इकनॉमी ड्यूरिंग दिस ईयर. नाउ द क्वेश्चन इज़, what does this term economy mean? तो स्टूडेंट्स, इकोनॉमी एक ऐसा सिस्टम है इन विच टू थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. वन इज मीन्स टू वर्क एंड अदर इज अर्न अ लिविंग. मीन्स टू वर्क का मतलब होता है काम करने के साधन, काम करने के तरीके, या फिर हम बोल सकते हैं दैट वी आर टॉकिंग अबाउट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़. किसकी बात कर रहे हैं हम? एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ की दैट आर अवेलेबल टू द पीपल. और ये काम करने के साधन, ये काम करने के तरीके, इट कैन बी एनी थिंग. यू कैन बी अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, और यू माइट बी वर्किंग फॉर एनी प्राइवेट कंपनी, फॉर एनी प्राइवेट इंस्टीट्यूट. और इन प्राइवेट और गवर्नमेंट ऑफिसेज में हमारे आसपास से कोई ना कोई, हमारे फ्रेंड्स में, फैमिली में कोई ना कोई व्यक्ति काम करते हुए मिल ही जाता है. या फिर हो सकता है कि वो शॉप्स पर काम कर रहे हों, या फिर दे माइट बी प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट टू द पीपल. और ये शॉप्स किसी भी चीज़ की हो सकती है, लाइक एनी ग्रॉसरी शॉप, या फिर शॉप ऑफ एनी लोकल रेडीमेड गारमेंट्स, या फिर किसी ब्रांड का शोरूम हो सकता है, सुपरमार्केट हो सकते हैं, शॉपिंग मॉल्स हो सकते हैं, और दे माइट बी रनिंग सम बिजनेस और फैक्ट्री और फर्म्स, इंडस्ट्री, स्मॉल लार्ज, गांव में हो, शहर में हो, जहाँ पर बहुत सारे टाइप की वर्कर्स काम करती हैं एंड दे आर पेड वेजेस इन रिटर्न फॉर इट. It can be any educational institution like your school, college, university or your coaching institute, जहाँ पर टीचर्स काम करते हैं, नॉन टीचिंग स्टाफ काम करता है. एनी इंश्योरेंस कंपनी कैन ऑल्सो बी एन इकनॉमी बिकॉज इट ऑल्सो प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू मैनी पीपल. इकनॉमी कैन बी digital market platforms like Google, YouTube, Facebook. They also provide employment to many people. For example, YouTube is an economy for me because it provides me employment. So, students, what I am trying to say that all these places are economy at an individual level. Keep one thing in mind that I said economy at an individual level. मैंने किसी कंट्री की इकोनॉमी की बात नहीं की है. दैट इज़ अ लार्जर कॉन्सेप्ट एंड वी विल कवर इट लेटर. सो ऑल दीज प्लेसेस आर इकोनॉमी एट एन इंडिविजुअल लेवल. हाउ? बिकॉज दे एंगेज पीपल इन सम प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ so that they can generate some income from it and fulfill their needs and desires. So इकोनॉमी क्या हो गया? इकोनॉमी एक ऐसा सिस्टम है which provide employment to the people so that they can earn a living to fulfill their needs and desires.
So this was all about economy. Moving forward, now we will understand the four major economic processes without which an economy can't run. And these processes are of production, consumption, investment, and exchange. So we will start with the production first. प्रोडक्शन क्या होता है? प्रोडक्शन इज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ, किसका, क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन है किसका है? रिसोर्सेज और इनपुट्स का इनटू फिनिश्ड गुड्स एंड सर्विसेज. And these resources or inputs that are to be transformed can be of two types. One type is intangible and other is intangible inputs. Tangible inputs क्या होते हैं? Tangible inputs are those which we can touch, feel, see, basically जिनकी एक physical appearance है. जिनकी क्या है? एक physical appearance है. For example, wood हो गया, स्टील हो गया, कॉपर हो गया, और टायर ऑफ अ कार और बाइक एटसेट्रा. Whereas intangibles on the other hand are those which do not have any physical appearance, जिनको ना हम छू सकते हैं ना ही हम देख सकते हैं. For example, idea that resides in the mind of a person, knowledge, education of a person, his skills, experience, ये सभी क्या है? ये इनटेंजिबल इनपुट्स के एग्जाम्पल्स हैं. एंड दीज टेंजिबल एंड इनटेंजिबल इनपुट्स आर कॉल्ड रॉ मटीरियल्स. क्या बोलते हैं इनको? रॉ मटीरियल्स. एंड प्रोडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग दीज रॉ मटीरियल्स इनटू फिनिश्ड गुड्स एंड सर्विसेज. नाउ यू मस्ट बी थिंकिंग कि मैम ये फिनिश्ड गुड्स एंड सर्विसेज क्या होते हैं? ये एक नई टर्म है. सो students, finished goods and services, which we also call final goods and services, are those goods and services which are readily available in the market. जो क्या है? readily available है in the market में. मतलब कि आप एक शॉप पर गए, आपने उसके लिए पे किया, उस कॉमोडिटी को परचेज किया, एंड नाउ यू कैन जस्ट यूज इट. मीन्स दीज आर मेंट फॉर फाइनल यूज. फॉर एग्जाम्पल, टेबल, चेयर, पेन, पेंसिल, लैपटॉप, मोबाइल फोन, और एनी फूड आर्टिकल लाइक चिप्स, कोल्ड ड्रिंक, chocolate, apple, anything else. So these are the examples of finished goods and services. आप इसको और अच्छे से समझ सकते हैं कि रॉ मटेरियल्स और फिनिश्ड गुड्स एंड सर्विसेज में क्या डिफरेंस है विद द हेल्प ऑफ दिस एग्जाम्पल. कि सपोज वुड है, वुड का मतलब वुड इन इट्स रॉ फॉर्म, जब तक इसको कोई शेप नहीं दी गई है, इसकी कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुई है, तो ये क्या है? ये एक रॉ मटेरियल है. बट व्हेन वुड गेट ट्रांसफॉर्म्ड इनटू चेयर, टेबल, बेड या फिर सोफा और एनी अदर फर्नीचर आर्टिकल, देन इट विल बी कंसिडर्ड एज फिनिश्ड गुड्स एंड सर्विसेज. सिमिलरली कॉपर क्या है? एक रॉ मटेरियल है, बट व्हेन इट गेट ट्रांसफॉर्म्ड इनटू जग, ग्लास और एनी अदर यूटेंसिल, देन it will fall under the category of final goods and services. Same with potato. Potato क्या है? एक raw material है, but when it get transformed into chips, तो chips क्या हो जाएंगे? Chips हो जाएंगे finished goods and services. So anything that is in its crude form and can be processed further, वो क्या हो जाएगा? वो raw material हो जाएगा. And the goods and services that are meant for final use and that cannot be processed further, जिनको प्रोसेसिंग से चेंज नहीं किया जा सकता, उनको क्या बोला जाएगा? उनको फिनिश्ड गुड्स एंड सर्विसेज बोला जाएगा. एंड द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोडक्शन इज़ टू सेटिस्फाई द डिमांड फॉर सच गुड्स एंड सर्विसेज. देखो स्टूडेंट्स, अगर किसी कॉमोडिटी की, किसी प्रोडक्ट की डिमांड ही नहीं होगी तो उसका प्रोडक्शन क्यों होगा? तो प्रोडक्शन का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? टू सेटिस्फाई द डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज. और प्रोडक्शन करता क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन करता है रॉ मटेरियल्स का, किस में? फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज में. नाउ द नेक्स्ट इज द प्रोसेस ऑफ कंजप्शन. देखो, प्रोडक्शन करने का तब तक कोई मतलब नहीं बनता
जब तक उसको कोई कंज्यूम करने वाला ना हो। मतलब कि हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि अगर किसी कमोडिटी को, किसी प्रोडक्ट को कोई यूज़ करने वाला नहीं होगा, कोई इस्तेमाल करने वाला नहीं होगा, देन वाई वुड समवन प्रोड्यूस दैट कमोडिटी? सो फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अ कमोडिटी देयर हैज़ टू बी सम कंजप्शन ऑफ इट, मीन्स देयर हैज़ टू बी समवन टू कंज्यूम दैट कमोडिटी। और कोई भी व्यक्ति किसी कमोडिटी को कंज्यूम कब करता है? व्हेन इट सेटिस्फाइज द डिज़ायर or the demand for that commodity. So by consumption we mean the satisfaction of our wants by the use of commodities and services. मतलब कि जब हम किसी commodity को, किसी product को purchase करते हैं, उसका use करने पर हमारी wants, हमारे desires, हमारी needs का जो satisfaction मिलता है, that satisfaction is called consumption. For example, the purchase of a new pair of shoes, a new article of cloth, a notebook, a school bag, a laptop, and in terms of services, it can be getting your house cleaned, a haircut, a hair spa, head massage, and home delivery of any article. For example, delivery of pizza at your home, or delivery of any clothing article by any online shopping app, जो कि जैसे कि फ्लिपकार्ट या फिर अमेज़ोन से जब हम प्रोडक्ट्स को मंगाते हैं, तो जो डिलीवरी हमारे एड्रेस पर होती है, दैट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ कंजप्शन ऑफ सर्विसेज. सो कंजप्शन क्या हो गया? कंजप्शन मीन द सेटिस्फैक्शन ऑफ आवर वांट्स बाय द यूज ऑफ कमोडिटीज एंड सर्विसेज. राइट नाउ नेक्स्ट इज इन्वेस्टमेंट, and a very important process for an economy to run. इन्वेस्टमेंट का मतलब है कि किसी भी असेट या आइटम को इस मोटिव के साथ परचेज करना दैट इट विल जनरेट सम इनकम इन फ्यूचर. मतलब कि ये फ्यूचर में कुछ ना कुछ इनकम जनरेट करेगा, कुछ ना कुछ प्रॉफिट देगा. और एप्रिसिएशन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. एप्रिसिएशन मीन्स इंक्रीज इन वैल्यू, कि फ्यूचर में जब इस असेट का एप्रिसिएशन हो जाएगा, मतलब कि जब इसकी वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, देन आई विल सोल्ड इट आउट. और ये असेट क्या है? ये असेट हो सकता है गोल्ड, और इन फॉर्म्स ऑफ बॉन्ड्स, और एनी लैंडेड प्रॉपर्टी, एनी इन्वेंट्री. इन टर्म्स को हम आने वाले लेक्चर्स में एक्सप्लेन करेंगे. सो here the intent of the individual is not to consume the good but to use it in the future to create wealth. बेसिकली यहाँ पर आप क्या करना चाहते हो? अपनी वेल्थ को क्रिएट करना चाहते हो, अपनी वेल्थ को इंक्रीज करना चाहते हो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. फॉर एग्जाम्पल, सपोज कि आपने एक प्रॉपर्टी को परचेज किया विद द डिज़ायर टू सेल इट एट अ हायर प्राइस इन फ्यूचर, कि फ्यूचर में जब इसका प्राइस इंक्रीज हो जाएगा देन आई विल सोल्ड इट आउट. या फिर आपने सोचा कि मैं फ्यूचर में इस पर फ्लैट्स बनाऊंगा या फिर कोई शॉपिंग मॉल बनाऊंगा, ना कि इस इंटेंट के साथ आपने इस प्रॉपर्टी को परचेज किया दैट यू विल बिल्ड अ हाउस एंड रिसाइड इन इट. दिस इज नॉट इन्वेस्टमेंट. तो इन्वेस्टमेंट में मेन मोटिव क्या है? कि आपको वेल्थ क्रिएट करनी है, वेल्थ क्रिएशन. तो इन्वेस्टमेंट क्या हो गया? इन्वेस्टमेंट इज एन असेट और आइटम एक्वायर्ड विद द गोल ऑफ जनरेटिंग इनकम और एप्रिसिएशन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम. तो ये हो गया इन्वेस्टमेंट. नाउ नेक्स्ट इज एक्सचेंज. एक्सचेंज इज द एक्ट ऑफ गिविंग वन थिंग एंड रिसीविंग अनदर इन रिटर्न, और वी कैन से इट्स अ काइंड ऑफ गिव एंड टेक प्रोसेस. गिव एंड टेक प्रोसेस. यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप होता है. ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप टेक्स प्लेस फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर. फॉर एग्जाम्पल, सेल एंड परचेज ऑफ अ पेन. सपोज करो कि मेरे पास एक पेन है, आई एम द सेलर ऑफ दिस पेन, जिसकी कॉस्ट है, जिसका प्राइस है 5 रुपीज़. यू केम टू माई शॉप एंड पेड मी 5 रुपीज़ फॉर दिस पेन, और आपने इस पेन को परचेज कर लिया. तो अब क्या हुआ? अब आप इस पेन के ओनर हो गए. तो यहाँ पर क्या हुआ है? यहाँ पर एक्सचेंज हुआ है, सेल एंड परचेज हुआ है.
So this is the example of exchange. Similarly, sale and purchase of a notebook, laptop, building, mobile phone, या फिर हम इसको समझ सकते हैं ऐसे that this lecture of mine is also an example of exchange. वो कैसे? मैं भी क्या कर रही हूँ? I am selling my teaching services. आई एम सेलिंग माई टीचिंग सर्विसेज ऑन माई एंड आप क्या कर रहे हो? यू आर कंज्यूमिंग इट. तो यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर एक्सचेंज हो रहा है फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड. सो दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सचेंज. तो एक्सचेंज में क्या होता है? इट्स एन एक्ट ऑफ गिविंग वन थिंग एंड रिसीविंग अनदर इन रिटर्न. मतलब कि यहाँ पर ऑनरशिप का ट्रांसफर हो रहा है फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन. सो दीज वर द 4 मेजर इकोनॉमिक प्रोसेसेस विदाउट विच एन इकोनॉमी कैन नॉट रन. और स्टूडेंट्स, प्रोडक्शन के लिए कंजप्शन का होना बहुत ज़रूरी है और कंजप्शन के लिए प्रोडक्शन का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर किसी चीज़ की डिमांड ही नहीं होगी तो उसका प्रोडक्शन क्यों होगा, और अगर किसी चीज़ का प्रोडक्शन ही नहीं होगा तो उसका कंजप्शन कैसे होगा. और जब ये दोनों चीज़ें साइमल्टेनियसली हो रही होंगी तो क्या हो रहा होगा? एक्सचेंज हो रहा होगा. और इन तीनों प्रोसेसेस के लिए किसका होना ज़रूरी है? इन्वेस्टमेंट का होना ज़रूरी है. क्योंकि अगर कोई इन्वेस्ट ही नहीं करेगा किसी प्रोजेक्ट में, किसी टेक्नोलॉजी में, किसी प्लांट में, तो प्रोडक्शन कैसे होगा? मीन्स all these processes, all these 4 processes are interdependent of each other. अगर कोई एक प्रोसेस नहीं होगी तो बाकी 3 प्रोसेसेस का होना पॉसिबल नहीं होगा. So these were the 4 major economic processes of an economy which are very very important. अभी हमने इकोनॉमिक को समझ लिया, इकोनॉमिक प्रोसेसेस को समझ लिया. नाउ द टाइम इज़ टू अंडरस्टैंड इकोनॉमिक्स. स्टूडेंट्स, इकोनॉमिक्स को डिफरेंट इकोनॉमिस्ट ने डिफरेंट तरीके से डिफ़ाइन किया है, बट मैं यहाँ पर इकोनॉमिक्स को बहुत ही सिंपल वर्ड्स में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी. सो इकोनॉमिक्स क्या है? इकोनॉमिक्स सोशल साइंस की वो ब्रांच है which is concerned with the production, distribution, consumption and exchange of goods and services. ये सभी क्या हैं? ये सभी वो चारों इकोनॉमिक प्रोसेसेस है जो अभी हमने पढ़ी थी. तो इकोनॉमिक्स क्या करता है? इट स्टडीज द 4 मेजर इकोनॉमिक प्रोसेसेस ऑफ एन इकोनॉमी विदाउट विच इट कैन नॉट रन. एंड इट स्टडीज हाउ इंडिविजुअल्स, बिजनेसेस, governments and nations can make choices about how to allocate resources. चाहे इंडिविजुअल्स हो, फर्म्स हो, इंडस्ट्री हो, गवर्नमेंट्स हो, या फिर हम बात करें एक नेशन की एज अ होल, सभी को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है. क्यों? बिकॉज वी हैव रिसोर्सेज दैट आर लिमिटेड इन सप्लाई. क्या है हमारे पास? रिसोर्सेज जो क्या है? लिमिटेड हैं. और रिसोर्सेज के लिमिटेड होने की वजह से एक और प्रॉब्लम अराइज होती है, दैट इज़ द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस. मतलब कि हम किस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करें, किसे ना करें, इसे कम करें, इसे ज़्यादा करें. सो इकोनॉमिक्स स्टडी करती है हाउ ऑल दीज पीपल. सो स्टूडेंट्स, अभी हम इकोनॉमी को पढ़ चुके हैं, चारों इकोनॉमिक प्रोसेसेस को पढ़ चुके हैं. Now it's time to understand what is economics. देखो स्टूडेंट्स, इकोनॉमिक्स को डिफरेंट इकोनॉमिस्ट ने डिफरेंट तरीके से डिफाइन किया है, एंड यू कैन रीड दोज डेफिनेशंस फ्रॉम एनी सोर्स दैट यू वांट. हियर आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन इकोनॉमिक्स इन सिंपल वर्ड्स. देखो स्टूडेंट्स, इकोनॉमिक्स सोशल साइंस की वो ब्रांच है which is concerned with the production, distribution, consumption and exchange of goods and services. अब ये चारों टर्म्स पढ़कर आपको याद आ गया होगा कि ये क्या है. These all are the 4 major economic processes जो अभी हमने पढ़ी थी. ठीक है, क्या है ये? चारों ही वो चारों
मेजर इकोनॉमिक प्रोसेसेस है जो अभी हमने पढ़ी है। तो इकोनॉमिक्स क्या करती है? इकोनॉमिक्स इन चारों प्रोसेसेस की स्टडी करती है, राइट? And it studies how individuals, businesses, governments, and nations make choices about how to allocate resources. See students, हम चाहे बात करें एक हाउस होल्ड की, एक बिजनेस की, एक गवर्नमेंट की, या फिर एक पूरी कंट्री की, everyone has to face some problems. Why? Because we have the resources that are limited in supply. जो क्या है? लिमिटेड हैं, that are limited in supply. और इनके लिमिटेड होने की वजह से वी हैव टू डिसाइड कि हम अपने रिसोर्सेज का एलोकेशन कैसे करेंगे. सो इकोनॉमिक्स क्या करती है? इकोनॉमिक्स स्टडीज हाउ पीपल इन एन इकोनॉमी डिसाइड हाउ टू मेक चॉइसेस व्हाइल एलोकेटिंग देयर रिसोर्सेज. ओके, now there are two main branches of economics. One is microeconomics and other is macroeconomics. And both these terms, micro and macro, are derived from two Greek words, micros, which means small, and macros, which means large. तो microeconomics में हम क्या करते हैं? यहाँ से क्लियर है कि हम स्मॉल लेवल पर स्टडी करते हैं, मतलब कि हम इंडिविजुअल लेवल पर स्टडी करते हैं. For example, individual demand, individual supply, production of a firm or the production of an industry, or income of a person. Whereas in macroeconomics, we study about the economy as a whole. क्योंकि क्या है ये? एक लार्ज लेवल की स्टडी है. फॉर एग्जाम्पल, एग्रीगेट डिमांड क्या है, एग्रीगेट सप्लाई क्या है, नेशनल आउटपुट क्या है, मीन्स आउटपुट ऑफ ऑल द फर्म्स और ऑल द इंडस्ट्रीज इन एन इकोनॉमी. और इनकम ऑफ ऑल द पीपल मीन्स जिसको हम क्या बोलते हैं? नेशनल इनकम. तो माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या हो गई? माइक्रो इकोनॉमिक्स एक स्मॉल लेवल पर स्टडी है और मैक्रो इकोनॉमिक्स एक लार्ज लेवल पर स्टडी है. एंड स्टूडेंट्स, हर एक यूनिट अपने आप में माइक्रो भी हो सकती है एंड मैक्रो भी हो सकती है. इट डिपेंड्स इन विच कॉन्टेक्स्ट वी यूज़ दैट यूनिट. इसको हम यहाँ से समझ सकते हैं. सपोज दिस इज़ योर स्कूल एंड योर स्कूल इज़ इन दिल्ली. अब दिल्ली में तो आपके स्कूल जैसे बहुत सारे स्कूल्स होंगे. सो इफ़ वी टॉक अबाउट योर स्कूल ओनली, तो आपका स्कूल क्या हो जाएगा? एक माइक्रो यूनिट. और अगर हम दिल्ली के सभी स्कूल्स की बात करते हैं, जितने भी स्कूल्स हैं दिल्ली में, तो क्या हो जाएगा? दिल्ली एक मैक्रो यूनिट हो जाएगा. सिमिलरली, दिल्ली इज़ अ पार्ट ऑफ इंडिया. तो इंडिया में तो दिल्ली से भी ज़्यादा स्कूल्स होंगे, क्योंकि इंडिया में तो दिल्ली जैसे बहुत सारे प्लेसेस हैं. सो हियर दिल्ली क्या हो जाएगा? माइक्रो यूनिट. और इंडिया क्या हो जाएगा? एक मैक्रो यूनिट. सिमिलरली, इंडिया इज अ पार्ट ऑफ एशिया. तो यहाँ पर इंडिया क्या हो जाएगा? माइक्रो यूनिट. और एशिया क्या हो जाएगा? मैक्रो यूनिट. अब एशिया किसका पार्ट है? एशिया पार्ट है वर्ल्ड का. तो इस केस में वर्ल्ड मैक्रो यूनिट हो जाएगा एंड एशिया माइक्रो यूनिट हो जाएगा. सो every unit can be micro and macro depending on in which context we are using this term or this unit. So moving forward, these are the definitions of microeconomics and macroeconomics. Microeconomics एक individual के behavior की study करती है. For example, individual demand, individual supply, price of a product or output of a firm or income of an individual, etc. Whereas macroeconomics studies economy as a whole. ये क्या करती है? Aggregate changes
की बात करती है कि एक इकोनॉमी में एग्रीगेट लेवल पर क्या हो रहा है, ओवरऑल एक इकोनॉमी में क्या हो रहा है, सच एज अनएम्प्लॉयमेंट, नेशनल इनकम, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, जीडीपी, इन्फ्लेशन, ग्रॉस डोमेस्टिक सेविंग रेट, इन सभी की स्टडी हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में करते हैं। और ये सारे टर्म्स एग्रीगेट डिमांड, अनएम्प्लॉयमेंट, नेशनल इनकम, जीडीपी, जीडीएसआर, ये सभी टर्म्स हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएंगी। यू नीड नॉट टू वरी अबाउट ऑल दीज टर्म्स कि ये सभी क्या हैं, राइट। सो माइक्रो इकोनॉमिक्स इंडिविजुअल बिहेवियर की स्टडी करती है, वेयर इज इन मैक्रो इकोनॉमिक्स वी स्टडी about the behavior of an economy as a whole, right? So this was all about this lecture and I really hope कि आपको सारे concepts clear होंगे because I try to explain each and everything in a very simple language. But if you still have any query, write it down in the comment section. I'll try to explain it there. So if you liked the video, do subscribe to my channel, like the video, share it with your friends and join this journey of learning economics with me. So thank you very much to you all and keep learning with Learn Economics.